देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? ए जो है ना इस प्रॉपर्टी का मालिक है ना? ओनर है, और ये परचेज करने के लिए आया है, बायर है ये, ठीक है ना? बी फॉर बायर। तो अब ना ए और बी ने एक एग्रीमेंट करा। एग्रीमेंट क्या करा कि जो ए की प्रॉपर्टी है ना, वो ए बी को बेच देगा। बट जब बेचने की जब इसने पैसे एडवांस दे दिए, सब कुछ कर दिया, तो बाद में जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये ओनर है प्रॉपर्टी का, इसने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया बाद में। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थी उस प्रॉपर्टी को बेचने की, उसने बंद कर दी कि मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। बट क्या है कि अगर ये मान लो बाद में ये प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, 50 लाख की थी, है ना? तो बाद में 50 लाख रुपए भी वापिस दे देगा, तब भी इसको वो हर जाने से इसका जो जो उसको प्रॉपर्टी लेनी थी, जो घर रहने के लिए लेना था, वो उसका भरपूर नहीं कर पाएगा ये। तो फिर जो बी होगा ना, वो कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट से ऑर्डर लेगा, कि कोर्ट से बोलेगा कि जनाब इसको आप ऑर्डर पास कीजिए कि ये प्रॉपर्टी मेरे को देगा। ठीक है, अब इसी को समझना है। यहाँ तक किसी को इशू है? प्लीज एक बार बताइए, मैं दूसरे एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो तो, प्रॉपर्टी वाले से। यस सर, एक बार समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है। कौन ज्वाइन हुआ है? दोबारा से देख लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। किसने पूछा था क्वेश्चन, नाम बताइए एक बार। यस सर, भूमिका। ठीक है, मान लीजिए भूमिका है ना? ये मेरा नाम साहिल। हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट करा एक मैंने, और इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट करा। एग्रीमेंट क्या था कि मैं भूमिका को ना अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं एक ओनर हूँ प्रॉपर्टी का, है ना? मैं इनको सेल करूंगा अपनी प्रॉपर्टी। अब उस सेल के बदले ये मेरे को कुछ पैसे देगी, मनी, मनी देंगी। तो इन्होंने क्या करा, अपने हिस्सेदार को कहा था कि जो मेरे को एडवांस में कुछ पैसे दे दिए। सपोज कीजिए इन्होंने मेरे को 20 20 लाख रुपए दे दिए कि भैया ये लो, ये पैसे ले लीजिए आप, और ये प्रॉपर्टी का जब पूरा पैसे जब मैं दूंगी तो ये प्रॉपर्टी पूरी मेरी हो जाएगी। बट जब फाइनल डेट आई ना, जब फाइनल डेट आई इस प्रॉपर्टी को लेने की, जब ये कह रही कि बाकी पैसे दूंगी, तो मैं मुकर गया। मैंने कहा मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा अपनी, क्योंकि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, मैं नहीं बेचूंगा। तो ये चली गई कोर्ट के पास। कोर्ट से इन्होंने कहा कि आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए, ऑर्डर को पास कर दीजिए, जिसमें ये क्या कह रही है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना, जो हमारे बीच का एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको जो ये साहिल जी हैं उसको ये पूरा करे। अदरवाइज क्या है कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी, जो इनको पैसे दिए थे, हालांकि बाद में भले ये 20 लाख रुपए वापस दे दे, है ना, और कंपनसेशन दे दे, बट वो मनी से पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भूमिका है, इन्होंने अपने रहने के लिए वो घर लेना था, और मैंने बाद में उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मना कर दिया। तो इस तरीके से अगर कोई चीज होती है कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई एग्रीमेंट होता है और अदर पार्टी उसको पूरा नहीं करती है एंड टाइम पे आके, तो उसके लिए कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाती है, कोर्ट के द्वारा, सॉरी, उस पर्सन के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा, ताकि अदर पर्सन से वो ये काम करवा सके, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करा सके। समझ आया भूमिका? यस सर। ठीक है, नहीं आया तो बता देना, दोबारा एग्जाम्पल दे देंगे। ये एक्चुअली जो एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें कैसे काम करता है? एग्रीमेंट टू सेल, देखिए, हाँ आपने कोई भी, हाँ सही क्वेश्चन पूछा आपने। कोई भी आपके बीच में एक एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए ना, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए, वैलिड, वो भी वैलिड। अगर वैलिड नहीं होगा, मान लीजिए कि आपने मुझे दिए, मान लीजिए आपने मेरे को 100 रुपए दे दिए, है ना? 100 रुपए दे दिए, कोई आपके पास वैलिड प्रूफ ही नहीं है, कोई हमारे पास पे कुछ पैसे ही ऐसे हो ही नहीं थे कि क्या कहते हैं, ये 100 मान लीजिए, 1 लाख मान लीजिए, कितने मान लीजिए, कितने भी रुपए दे दिए आपने मेरे को, और हमारे बीच कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि मैं आपको वापस दूंगा वो पैसे, या उसको पैसे के बदले कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी थी वो करूंगा, तो आप कोर्ट में क्या लेके जाएंगे? समझ रहे हैं? वो फिर अलग तरीके से जाएगा, बट इसके अंदर नहीं जाएगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि आपका वैलिड क्या कहते हैं एग्रीमेंट नहीं, वो सबूत नहीं है ना, क्या है आपके पास दिखाने के लिए? समझे? यस सर। चलिए आगे पढ़िए, आगे समझ में आ जाएगा थ्योरी के हिसाब से। Why courts give this remedy? Courts grant specific performance when first damages money can't fully fix the law. Second, the thing promises uniformization like land or a rare item. Third, it's possible and fair for the court to enforce the contract. Example, land property is unique. Money might not be enough compensation if someone refuses to transfer land
agreeing to sell. This is a common case where consent is granted. ठीक है, चलिए इस एग्जांपल समझाते हैं एक बार दोबारा। सपोज कीजिए किसी बंदे को ना घर लेना है ना, और ये घर है, इस घर के आगे ना समुद्र है, समुद्र सबने देखा होगा, सी है ना, ये समुद्र है, थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, देख लेना थोड़ा, ठीक है ना, ये समुद्र है। और इसको घर क्यों लेना है कि इसके जो बूढ़े माँ बाप है ना, पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स है, दो पेरेंट, ठीक है ना, तो उनको डॉक्टर ने बोला है कि इनको खुली हवा में रखना है, ताकि ये इसी जगह इसलिए घर ले रहा है सी के नजदीक में, ताकि इन्हें खुली हवा मिल सके, अच्छी जगह रह सके, दिल्ली से छोड़कर इनको वहां लेना है। अब क्या हुआ, इन्होंने डील भी कर ली, सॉरी सॉरी, तो इन्होंने डील भी कर ली कि ये घर ये ले लेंगे। अब क्या हुआ, जिस पर्सन से इन्हें लेना था ना, इन्होंने बाद में क्या करा, क्या कहते हैं, टोकन मनी के बाद, लेने के बाद इनको मना कर दिया, जब एग्रीमेंट बन गया कि भाई मैं ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, बट इसके लिए तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जरूरी थी ना, प्रॉपर्टी खरीदना जरूरत है, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो थे जो बूढ़े थे, उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपको घर ऐसी जगह लेने का, खुली सांसें आए, है ना, वातावरण के बीच में रहे, बट सामने वाले ने मना कर दिया। इसलिए जाएगा कोर्ट में कि भाई मेरे को वो लैंड चाहिए चाहिए, क्योंकि वो रेयर है, रेयर हो गई ना हर जगह पे, तो जैसे हमारे घर के आसपास तो नहीं है कि सामने समुद्र दिख रहा हो, ना हमें नीड है, बट अगर ये ऐसी रेयर प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, तो वो जाएगा कोर्ट के पास कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता, सामने वाला मना कर रहा है। आया समझ में भूमिका इस वाले एग्जांपल Yes. से? आगे पढ़िए। When is a specific performance suit filed? A person can file a suit for a specific performance when first a valid contract exists, second the other party has broken the contract, third money damages are not enough, fourth the court can fairly order the contract to be performed. ये तीनों चारों पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? बताइए इतना, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ज्वाइन हो रहा है क्या कोई? यहाँ तक डाउट है भूमिका, तुमने हैंड रेस कर रखा है? No sir, पहले किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जो लोग अभी, जो लोग नए आए उनको एक बार दोबारा बता दो छोटी सी बात में, हम पढ़ रहे हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कब होता है, जब कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं की जाती अदर पार्टी के द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा, तो प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है जिसमें कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि जनाब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसे करने चाहिए, और जो ये परफॉर्मेंस मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये सिर्फ पैसों से पूरी नहीं हो सकती। कल कोई बोल दे कि चलो आपका जो पैसों का नुकसान हुआ था वो मैं भर दूंगा, तो उससे इसके लिए सूट डाला जाता है, ठीक है ना। ये इसकी परफॉर्मेंस हमने पूरा एग्जांपल वगैरह पढ़े, अभी यहीं तक पहुंचे, आगे पढ़िए। Legal issues in India. Specific performance is governed by the Specific Relief Act 1963, sections 9 to 25. Under section 10, the court may enforce specific performance when money is not a sufficient remedy. The ठीक है, contract मनी क्या है, सफिशिएंट रेमेडी नहीं होती तब करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का यूज, इन क्या कहते हैं, इन सेक्शंस का यूज, अदरवाइज नहीं। आगे पढ़िए। The contract must be first valid and enforceable, capable of being performed by the court. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। Example: Mr. A agrees to sell his unique beachfront property to Miss B for rupees 50 lakhs. Later, Mr. A refuses to transfer the property. Since his property is unique, Miss B can't get a similar beachfront plot easily. Money compensation will not be at the same benefit. So Miss B files a suit for specific performance, asking the court to order Mr. A to complete the sale and transfer the property as originally agreed. समझ में आया वाला एग्जांपल जो मैंने ऊपर देता उससे मिलता जुलता सेम एग्जांपल है? समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। जो भी नए लोग जुड़े हैं उनको भी कोई डाउट हो कि टॉपिक क्या चल रहा है, ये एग्जांपल एकदम से कैसे आएगा, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। When specific performance is not usually granted, even if conditions exist, the court may refuse specific performance if first the subject matter can be easily replaced with money, second the contract involves personal services, example employment, third enforcement is impossible or unfair. Example: if a singer promised to sing at a concert and then refuses, the court usually wouldn't force them to perform because it involves skill and dedication. हेलो,
आवाज ब्रेक हो गई, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। इफ अ सिंगर प्रॉमिस टू सिंग एट द concert and then refuses, the court usually would not force them to perform because it involved personal skill and supervision. Suppose कीजिए कि कोई सिंगर का नाम बता दीजिए, किसी को पता है तो। अजीत सिंह। ठीक है, अरिजीत सिंह जी हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इनको एक कॉन्सर्ट के लिए बुक किया गया। बुक ही करते हैं ना, आज मुझे आइडिया नहीं है, अगर कुछ मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ तो। इनको एक कॉन्सर्ट में बुलाया गया, मान लीजिए ड्यू में ही बुलाया गया है ना, फैकल्टी ऑफ लॉ में। तो क्या हुआ कि डीन मैम ने बुलाया। अब क्या हुआ कि जिस दिन कॉन्सर्ट था ना, इनकी तबीयत खराब हो गई, है ना, तबीयत खराब हो गई। अब इन्होंने मना कर दिया कि मैम मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू कम। तो क्या हुआ, अब ड्यू इन पे केस नहीं कर सकता क्योंकि वो इनका क्या कहते हैं पर्सनल स्किल है, इनके सुपरविजन में चीजें हो रही है, और ये वो चीज को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें गाना ही गाना है, ठीक है ना। तो वो गाना कैसे गाएंगे जब गला ही खराब है या फिर तबीयत ही खराब है। तो उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते, फोर्सफुली हम नहीं बोल सकते। यहाँ तक किसी को डाउट? बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसका फिर हम ड्राफ्ट पढ़ना शुरू करते हैं जी। यहाँ तक किसी को भी डाउट? आगे बढ़े फिर ड्राफ्ट की तरफ। ठीक है, भूमिका थोड़ी ना आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा आप लाउड बोल दीजिए और आवाज को देख लेना। ओके सर। ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है जी। रीड कीजिए। Sued for specific performance of contract in the court of Rohini Court District, Delhi, suit number of in the matter of X, son of resident New Delhi, plaintiff versus Y, son of resident of New Delhi, defendant. ठीक है, देखिए ये तो अपना कोर्ट टाइटल आ गया, कौन सा कोर्ट रहेगा, क्या क्या सूट का नंबर रहेगा, कौन से टाइम का रहेगा, कौन क्या कहते हैं किस कोर्ट में जा रहा है, रोहिणी कोर्ट में जा रहा है, क्या डिस्ट्रिक्ट वगैरह रहेगी। ठीक है, वेट कोई ज्वाइन हुआ है तो हमारे कोर्ट टाइटल रहेंगे। देन उसके बाद क्या है, ये हमारे प्लेंटिफ की डिटेल हो गई कि कौन प्लेंटिफ है, उसके किसके वो, मतलब कि बेटे हैं, सन ऑफ किसके हैं, क्या रेजिडेंस है, रहते कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के हैं नहीं है, तो ये प्लेंटिफ की डिटेल हो गई। वर्सेस मैटर किनके बीच में हो रहा है, इन बिटवीन किनके बीच में हो रहा है, डिफेंडेंट के हो रहा है और प्लेंटिफ के हो रहा है, तो उन बंदों की दोनों की डिटेल आ गई। ठीक है, एक बंदा कोई और ज्वाइन हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब अभी आगे कौन सा सूट है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन फिर से ये वाली लाइन लिखते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएज। इसका मतलब कहता है कोड के अंदर हम रिस्पेक्टफुली अपनी बात को रखने का तरीका, इस लाइन को लिखना जरूरी होता है। जो लोग नहीं जुड़े उनको बता दूं मैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा ड्राफ्ट देखा है। आज ही दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने वाली बार बार, अदरवाइज उसके लिए कर लेते हैं, बार बार लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो इशू है थोड़ा, अदरवाइज कल से ऐसा इशू नहीं होगा। अच्छा, हमारे बीच अभी ना काजल मैम जुड़ी है, जो 18 में 2018 बैच से हैं, बहुत अच्छी एडवोकेट है वो। कुछ दो लाइन अपने बारे में बताना चाहेंगी आप लोगों के लिए। मीटिंग में मैंने सोचा कि मैम को बुला लूं, मैम इंटर्नशिप वगैरह कराती हैं, जिसको भी अगर इंटरेस्टेड हो तो मैम के पास इंटर्नशिप कर सकता है। मैम प्लीज प्रोसीड। Hello everyone, my name is Kajal Singhal. Right now I'm the panelist of Delhi Commission for Women, and I'm handling the cases of mostly rape cases and murder cases. I'm a hardcore criminal advocate, and अगर किसी को भी क्रिमिनल लिटिगेशन में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर उनको लगे कि किसी और फील्ड में भी काम करना है तो वो मेरे थ्रू मैं उनको इंटर्नशिप करा सकती हूँ। और अगर कोई बच्चा जेन्युइनली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है शुरू के मंथ्स में तो वो पेड भी होगा, राइट। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी होंगे यहाँ पर, वो लर्निंग प्रोसेस उनका चल रहा है और भूमिका आप प्लीज रीड कर लीजिए। Yes, sir. That the plaintiff is a resident of, that the defendant is the absolute owner of the property, bearing number, administering, give details of the property, hereinafter referred to as the sued property.
that the plaintiff was in need of the property for residential purpose and came to know that the defendant is interested in selling the sued property. वेट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना हेयर एंड आफ्टर रेफर एज टू एज सूट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आगे बोल रहे हैं कि आगे उसको इस नाम से बोलेंगे, बार बार प्रॉपर्टी ये सब नहीं बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे। फिर कह रहे हैं दैट द प्लेंटिफ वाज इन नीड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। जो हमारा प्लेंटिफ है वो उसको रहने के लिए लेना चाहता है, एंड केम टू नो दैट द डिफेंडेंट इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग द सूट प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी को सूट बनाया गया है उसको वो सेल करने के लिए इंटरेस्टेड भी था। लास्ट नेक्स्ट पढ़िए। That the plaintiff approached the defendant for purchasing the sued property on date and the plaintiff and defendant discussed the terms and conditions. That ठीक on है, date आप हर पैराग्राफ के बाद प्लीज रुक जाइए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है दैट द प्लेंटिफ अप्रोच द डिफेंडेंट। प्लेंटिफ गया था अप्रोच करने डिफेंडेंट के पास फॉर परचेजिंग द सूट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जिसके ऊपर अब केस फाइल कर दिया गया। ऑन द डेट, यहाँ पे डेट आएगी जिस डेट पे वो गए थे इस चीज को बात करने के लिए। एंड द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट डिस्कस द टर्म एंड कंडीशन। अब उन्होंने को टर्म एंड कंडीशन अपने डिस्कस कर रही होगी, क्या कंडीशन रहेगी, प्रॉपर्टी कितने में देंगे, क्या बयाना रहेगा, प्रॉपर्टी में क्या क्या है, पहले का बिल बना नहीं बना, है ना, तो वो सब। देन नेक्स्ट पढ़िए। that on date the plaintiff and defendant entered into an agreement in writing whereby the defendant agreed to sell his property to the plaintiff for rupees. The copy of the agreement annexed as Annexure A. ठीक है, कह रहा है कि इस डेट को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आ गए थे किसमें, एग्रीमेंट करवा लिए थे दोनों ने एक राइटिंग के अंदर, जिसके अंदर डिफेंडेंट जो था हमारा एग्री था सेल करने के लिए प्रॉपर्टी को। प्लेंटिफ ने कुछ पैसे दिए थे, इतने पैसे के अंदर हुआ था वो क्या कहते हैं एग्रीमेंट, जो जिसको आप टोकन मनी भी बोल सकते हैं। कह रहे द कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट इज एनेक्स्ड एज एनेक्स्चर ए। एनेक्स्चर क्या होता है, जो हमारे एक्स्ट्रा जो चीजें होती है ना, जो पेपर होते हैं उनको लगाते हैं हम, एनेक्स्चर ए एनेक्स्चर बी ऐसे करके, जो भी उसकी डिटेल होती है पेपर वगैरह की, तो वो वहाँ पे अलग से लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। That the plaintiff paid rupees to the defendant as the earnest money, and it was decided that the balance of the rupees will be paid on, and the sale deed will be executed on the possession of the sued property will be handed over to the plaintiff on the payment of the balance amount. कह रहे हैं कि भाई प्लेंटिफ ने इतने पैसे दिए उसको डिफेंडेंट को, और जो उसने बहुत मेहनत से कमाए हैं, ठीक है, उसके बाद भाई उसने बोला जो बैलेंस मनी रह गई है ना, जो पैसे बच गए उसको वो बाद में पे करेगा, जब सेल डीड बन जाएगी, जब वो दे देगा, जब उसके पास पोजेशन हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का, तब वो हैंड ओवर कर देगा। ठीक है ना, फिर क्या लिखा है ओवर द प्लेंटिफ ऑन द पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस बच गया वो दे देगा। नेक्स्ट पढ़िए। That on the date the plaintiff approached the defendant and requested him to execute the sale deed along with handing over of possession of the sued property to the plaintiff. However, the defendant refused to execute the sale deed. अब देखिए प्लेंटिफ एक डेट को गया होगा, अप्रोच करा होगा, डिफेंडेंट से रिक्वेस्ट करा कि भाई अब जो हमारी सेल डीड थी उसको एग्जीक्यूट कीजिए ताकि हम अपना पोजीशन ले सके उस प्रॉपर्टी पर, जो आपका पैसा बचा हुआ है वो हम आपको दे सके। बट उसने क्या करा, ये नहीं कि वो सेल डीड को एग्जीक्यूट करे या फिर उसको प्रॉपर्टी को बेचे, उसने साफ मना कर दिया, हम नहीं दे रहे, लिखा ना, द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द सेल डीड। नेक्स्ट पढ़िए। That the plaintiff approached the defendant for execution of the sale deed on various occasions, mention the dates. However, the defendant refused to execute the sale deed on one pretext or the other. कह रहा है कि वो काफी टाइम गया उसके पास, काफी टाइम रिक्वेस्ट करिए, वेरियस टाइम पे गया है, वेरियस मोमेंट्स पे गया है उसके पास कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करिए, पर उन्होंने हमेशा उसको मना ही करता रहा, मतलब एक्सक्यूजेस देके या जिस तरीके से भी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल नकार दिया कि मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा सेल डेट को, और उसको मना कर दिया। नेक्स्ट पढ़िए। That the plaintiff finally issued a legal notice dated to the defendant calling upon the defendant to perform his part by executing the sale deed and handing over the possession of the sued property to the plaintiff. However, the defendant failed to comply with his part of agreement and didn't reply to the resolution. अब देखिए जब वो नहीं मान रहा था बार बार उसके बोलने पे कि आप सेल डीड को एग्जीक्यूट कीजिए, तो हमारे प्लेंटिफ जी उन्होंने क्या करा, एक लीगल नोटिस भेज दिया, बट उसके लीगल नोटिस भेजने के बाद भी उसने
कुछ काम नहीं करा, उसको आगे नहीं एग्रीमेंट को करा, ठीक है ना, सेल डेट को आगे नहीं एग्जीक्यूट करा। नेक्स्ट पढ़िए। That plaintiff is ready and willing to perform his part of agreement by paying the balance amount. वो कह रहा है जो प्लेंटिव है ना वो तो रेडी है, वो विलफुली एग्री है कि जितना उसका परफॉर्मेंस है, जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस रह गया एग्रीमेंट का, उसको पे करे, जो भी उसका बैलेंस अमाउंट रह गया वो देने के लिए। नेक्स्ट लाइन में पढ़िए क्या लिखा है। That the cause of the action arose on date when the defendant agreed to sell the sued property to the plaintiff. The cause of action further arose on date it further arose that the cause of action is still subsisting. Defendant has refused to perform his part of agreement. सब कह रहा है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि जब वो चीजें घटी, जब वो घटनाएं घटी, स्टार्ट कब हुई वो घटना घटने, कह रहा है द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, फिर वो डेट लिखेंगे जब भी वो अरोज हुआ था। व्हेन द डिफेंडेंट एग्री टू सेल, जब उसने एग्री करा सेल करने के लिए, डिफेंडेंट ने बोला होगा मैं इस प्रॉपर्टी को इस दिन सेल करूंगा, सेल द सूट प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ। द कॉज ऑफ एक्शन फर्दर अरोज ऑन, फिर वो डेट आएगी, इट फर्दर अरोज, फिर वो डेट आएगी जो भी उसने मना करा होगा, दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल सबसिस्टिंग, मतलब अभी भी वो कॉज ऑफ एक्शन है भाई कि उसने वो काम नहीं करा है जो परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। एज द डिफेंडेंट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, जो उसके पार्ट का जो परफॉर्मेंस है एग्रीमेंट के अंदर वो उसको नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट पढ़िए। That the suit is within the period of limitation. अब जो कह रहे हैं जो हमने सूट डाला है, जो हमने केस करा है, वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। कभी भी जो हमारा जो कोई भी अगर हमारा केस होता है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर होना चाहिए, अगर वो उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं होगा तो सूट नहीं डल पाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पढ़िए। That this honorable court has jurisdiction to entertain this suit because the cause of action arose within the territorial jurisdiction of the court. देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब जिस भी आप कोर्ट में केस डालेंगे, सपोज कीजिए आप 30,000 कोर्ट गए, है ना, और जो आपकी जुरिस्डिक्शन लगती है वो लगती है द्वारका कोर्ट की, है ना, द्वारका कोर्ट की या फिर रोहिणी कोर्ट की, और आप चले गए 30,000, तो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगी, तो आपको ये कहते हैं केस ही फाइल नहीं होगा, आपका मना कर देंगे, भगा देंगे वो लोग। अगर आपका इन दोनों में से किसी भी कोर्ट में लगता है, यहाँ पे जाते हैं, तो आपका आपका तो ऑब्वियस बात है, आपका अधिकार है। तो ये लाइन इसलिए लिखी गई है, दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस सूट, एंटरटेन करने का सूट को उनके पास पूरा जुरिस्डिक्शन है, उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में वो केस को लाया, बिकॉज द कॉज ऑफ एक्शन अरोज विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, उसी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है वो मैटर जो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। That the requisite court fees have been paid. अब जो भी कोर्ट की फीस थी वो पेड कर दी गई है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट की फीस नहीं पे करी हो। नेक्स्ट पढ़िए। Prayer. It's therefore most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to a. Pass a decree of specific purpose in favor of the plaintiff and against the defendant, directing the defendant to execute the sale deed and hand over the possession of the sued property to the plaintiff. सिंपल सी बात कह रहा है कि कोई आप क्या कहते हैं, पास अ डिग्री फॉर ऑफ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, कह रहा है जो हमारा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था, जो हमारे को जो क्या नाम है डिफेंडेंट नहीं कर रहा, उसको डिग्री पास कीजिए ताकि वो करे, और हमारे फेवर में होना चाहिए वो, ये लिखा फेवर इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, और अगेंस्ट किसको, डिफेंडेंट के। एंड कह रहा है डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू एग्जीक्यूट द सेल डीड, उसको डायरेक्ट करो, कोर्ट को बोला है कि उसको निर्देश दीजिए, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा सेल डीड को, एंड हैंड ओवर द पोजेशन, वो पोजेशन देगा हमें उसके बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा सेल डीड, फिर पोजेशन नहीं देगा, पोजेशन भी देगा ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। कौन सी, वो स्पेसिफिक बता रहा है कौन सी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर केस करा गया है प्लेंटिफ के द्वारा। नेक्स्ट पढ़िए। B. Award cost of the suit in favor of the plaintiff and against the defendant. ठीक है ना। अब जो अवार्ड कॉस्ट होता है वो कौन सा होता है, जो इंटरेस्ट लगा के देते हैं ना, उसे अवार्ड कॉस्ट कहते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था। तो वो भी कह रहा है कि वो किसके फेवर में होना चाहिए, प्लेंटिफ के, और गेम्स होना चाहिए अपने डिफेंडेंट के। नेक्स्ट। C. Pass such other and further orders as may be deemed fit and proper on the facts and in the circumstances of this case. कह रहे हैं इस केस के अकॉर्डिंग जो जज को लगता है कोई भी अदर ऑर्डर पास करना चाहिए, कोई जो इसको इस केस के हिसाब से फिट बैठता है उसको भी पास कर सकते हैं, कोई और सर्कमस्टांसेस हो उसके हिसाब से बैठता है तो वो पास कर सकते हैं, बस वो हमारे फेवर में होना चाहिए, दैट्स इट। फिर यहाँ पे आता है कि कौन से प्लेस की बात है, वो प्लेस लिख देंगे, मान लीजिए न्यू दिल्ली है, ठीक है ना, डेट कोई भी मान लीजिए 20 जनवरी 2026, देन यहाँ पे
प्लेंटिफ की डिटेल आ जाएगी, उसके साइन वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पे एडवोकेट के साइन वगैरह आ जाएंगे, उसकी स्टैंप लग जाती है यहाँ पे, है ना। बस यहाँ पे हो गया खत्म। फिर एक छोटी सी वेरिफिकेशन करते हैं इसके बाद, जो हमने ऊपर लिखा है, आप पढ़िए इसको। Verification. Verified at Delhi on this first day of January 2026 that the contents of the paras 1-2 of the plant are true to my knowledge, derived from the records of the plaintiff, maintained in the ordinary course of its business. Those of paras blank to 14 are true on information received and believed to be true, and last para is the humble prayer to this honorable plaintiff. ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है, वेरीफाई करें, वेरीफाई एट दिल्ली ऑन दिस फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2026। यहाँ तक तो सिंपल सी बात है, वेरीफाई कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और डेट डाल दिया और कौन सा साल चल रहा है वो बता दिया। फिर कह रहा है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा, फिर पैरा की बात हो रही है, ये पैरा डाले ना 1 2 3 14 तक डले, इन पैरा की बात कर रहा है। कह रहा है पैरा 1 से लेके मान लीजिए 8, यहाँ पे 1 to 8 of the plaint are true to my knowledge, derived from the record of the plaintiff, maintain इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। कह रहा है कि जो हमने ये लिया है ट्रू ऑफ नॉलेज है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, और ये कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है, प्लेंटिफ ने बताया था, ठीक है ना, वही पैरा लिखे। फिर कह रहा है तो दो पैरा, फिर मान लीजिए पैरा 8 है यहाँ तक, यहाँ से 9 स्टार्ट कर दे, 9 to 14 आर ट्रू ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव एंड बिलीव टू बी ट्रू। कह रहा है जितनी मैंने रिसीव करी है नॉलेज और बिलीव कर रहा हूँ कि ट्रू होगी, कहाँ से करी है, जो उनके वकील साहब थे ना, उनके द्वारा कुछ एडवाइस करी होगी कि भाई ये ठीक है गलत, तो वो वाला लिए लाइन लिखी है यहाँ पे। 9 से लेके 14 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने रिसीव करी और बिलीव करता हूँ कि वो सही होगी, क्योंकि वो वकील द्वारा दी जाती है एडवाइस, तो वही लिखी जाती है। तो ये भी एक क्या कहते हैं वेरिफिकेशन में लिखवाया जाता है। फिर कह रहा है लास्ट पैरा इज द हम्बल प्रेयर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। कह रहा है कि जो लास्ट पैरा है ना ये वाला, वो क्या है, प्रेयर है। प्रेयर कर रहे हैं कोर्ट से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि भाई क्या कहते हैं हमारी जो प्रेयर है उसको सुनिए। फिर सिंपल सी बात है, आप कोई भी जब आप प्लेंट बनाएंगे तो उसमें एफिडेविट बनाएंगे, तो एफिडेविट आप लोग बना देंगे इसका, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सीखा हुआ है सब, तो आप इसका एफिडेविट बना देंगे और ग्रुप में भेज देंगे। यहाँ तक बताइए इस वाली क्या कहते हैं जो हमने अभी तक सीखा है उसमें किसी को डाउट है? हाँ भूमिका बोलिए। सर एक बार आप एफिडेविट को डिस्कस कर लेंगे क्या? बाद में मैंने बनाया था बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। फिर लिखा इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, दिल्ली, सूट नंबर आ जाएगा, अंडर द सूट जो भी आपका सूट ऑर्डर है वो लिख देंगे यहाँ पे, ऑर्डर 13 क्या कहते हैं 37 का ये। फिर जो पार्टी है उन पार्टी का नाम आ गया है ना, प्लेंटिफ, पहली बात ध्यान रखेंगे, वर्सेस किसके बिटवीन है, इन बिटवीन, बिटवीन किसके है ये। फिर डिफेंडेंट साहब आ गए अपने। फिर एफिडेविट लिख रहे हैं, एफिडेविट ऑफ श्री, जिसके भी साथ में हो रहा है, ये श्री में किसका नाम लिखा है, जो भी कंपनी का नाम है, सन ऑफ, सन नाम लिख देंगे, क्या एज है उनकी, एज लिख देंगे, कहाँ रहते हैं वो लिखना है, और वो क्या है, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द, जो भी कंपनी का नाम है वो लिख दिया है। फिर कह रहे हैं आई डिपोनेंट, डिपोनेंट को होता है प्लेंटिफ को हम डिपोनेंट कहते हैं, ठीक है, डिफेंडर और डिपोनेंट एक में समझ लेना, डिपोनेंट वो होता है जो प्लेंट कर रहा है, आई, तो नाम आ जाएगा द डिपोनेंट herein above do hereby solemnly affirm and state hereunder। फिर क्या कह रहा है, I say that I am the authorized representative director of the plaintiff and I am aware of the fact and circumstances of the present suit based upon the record of the plaintiff maintained in the ordinary course of business. I am duly authorized and competent to swear and file the present suit and affidavit। सिंपल सी बात कह रहे हैं, आई से दैट accompanying suit has been drafted and filed by my counsel upon my instruction and content of the same are true and correct। I say that the document filed along with the plaint are true copy of the original। अब यहाँ तक जो सिंपल सी जो ये 4-3 लाइन है ना, इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। वो अपने बारे में बता रहा है, वो क्या है, वो प्लेंट के अंदर वो कौन है, ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है वो बता रहा है, सिंपल से अपनी डिटेल दे रहा है। फिर वो बता रहा है कि जो भी है वो ट्रू ऑफ द माई नॉलेज है, ड्राफ्ट करा है मेरे काउंसिल ने, मेरे डिटेल द्वारा दिए, जो भी मैंने डिटेल दी उसके द्वारा वो लिख रहे हैं इस चीज को, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं प्लेंट के अंदर वो ट्रू कॉपी है ओरिजिनल के। सपोज करिए कोई आधार कार्ड है, आधार कार्ड है किसी का, है ना,
तो जो आधार कार्ड है, अगर मान लीजिए वो उसको कॉपी करके उसमें डेट ऑफ बर्थ बर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ करके वो आधार कार्ड लगाया था, वो तो गलत है ना। तो वो कह रहा है वो ट्रू कॉपी है, मतलब कि ओरिजिनल की जो कॉपी होती है ना, मतलब ओरिजिनल की जो कॉपी होती है ओरिजिनल ही है। ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसने छेड़छाड़ी करी गई है। फिर एक वेरिफिकेशन आपकी एफिडेविट में भी आती है। डिपोनेंट मतलब हमारे वही हैं जो हमारे प्लेंटिफ होते हैं, उनके साइन है यहाँ पे। दैट्स इट। अब बताइए यहाँ तक कोई इशू हो रहा है तो, किसी को भी प्लीज।